अब संवेदना के बाद दूसरा अहम हिस्सा, दूसरा जरूरी टूल, वह है विचारधारा का सवाल। विषय वस्तु में विचारधारा तभी तक महत्वपूर्ण है जब वह संवेदना और अनुभूति में घुल मिल जाए। प्रेमचंद और निराला जैसे बड़े लेखक विचारधारा की पटरी पर नहीं चलते। ठीक इसी प्रकार चीफ की दावत कहानी अगर देखें, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताती हूँ कि इस कहानी में भीष्म साहनी मार्क्सवादी विचारधारा लेकर चलते तो हैं, पर वह छिप कर काम कर रही है। माने विचारधारा छिप कर काम कर रही है, नेपथ्य से काम कर रही है, फ्रंट पर नहीं है। चीफ की दावत के समय जब सारा घर झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है, ठीक ठाक कर दिया जाता है, क्योंकि मध्यम वर्गीय समाज का शो ऑफ, प्रदर्शन प्रियता उसमें झलकता है, सारा कबाड़ छिपा दिया जाता है। गैर जरूरी सामान की तरह यह सवाल खड़ा होता है कि अब माँ का क्या करें, वह भी उसी गैर जरूरी और पुराने सामान की तरह है। तो ये पूरी कहानी का सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय मुद्दा है। विधाओं की भिन्नता होने पर विषय वस्तु में भी भिन्नता हो जाती है, उसकी रचनात्मकता में भी भिन्नता आती है। अब आप देखें कि विषय वस्तु कविता की अलग होगी और कहानी और निबंध नाटक सबकी विषय वस्तु अलग होगी। कविता पहले से सहज, ज्ञात और सुनिश्चित नहीं होता। कविता में कुछ भी उसका विषय वस्तु, कविता का विषय वस्तु, लेकिन कहानी में कभी हो सकता है, कभी नहीं। पर निबंध में विषय वस्तु ये दरअसल एक अनुभूति का दबाव है, विचारधारा का सवाल निश्चित रहता है वहां। यानी आप किस विचारधारा के हैं, क्या विचार उसमें प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो निबंध में वह झलकता है। तो विषय वस्तु जो है वह पूरी तरह से अनुभूति के दबाव पर और विचारधारा के सवाल पर निश्चित होता है। अब एक दायित्व सजग लेखक, साहित्यकार, रचनाकार विषय वस्तु यानी कंटेंट की पूर्व कल्पना तो कर ही लेगा, उसका तो महत्व है ही। आप जब रचना कर्म में लग रहे होते हैं तो आपको जानना ही चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्यों करने जा रहे हैं और आप किस रूप में यानी किस विधा में रचना कर्म करने जा रहे हैं। निरुद्देश्य लेखन मानसिक शिथिलता का परिचायक है, मानसिक कमजोरी का परिचायक है, ये अराजक मुक्ति का पर्याय है। निरुद्देश्य लेखन तो मैं डायरी को भी नहीं मानती हूँ, पर वहाँ आप कुछ भी सार्वजनिक करने नहीं जा रहे होते हैं, तो वहाँ आप कुछ भी लिख रहे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और बहुत हद तक अराजक भी हो जाते हैं। वहाँ कमजोरियों और खामियों के बारे में भी लिख रहे होते हैं। भाव एवं विचार की रचना में रूपांतरण यानी भाव कैसे विचारों में तब्दील हो जाए, उसके लिए सबसे पहले रचना का आरंभ होता है। रचना का आरंभ इतना जिज्ञासा, कौतूहल, प्रश्न, बेचैनी दे दे कि रचना की पकड़ बढ़े। आप आरंभ इतना लाजवाब हो, शानदार हो कि रचना अपनी गति पकड़ ले, रचना की पकड़ बढ़े। तो ये विभिन्न विधाओं में आरंभ जो है ये अलग अलग तरह का होता है। रचनात्मक लेखन में आरंभ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। विचार और अनुभूति आपको लिखने पर मजबूर कर दें, आरंभ बन जाए शानदार। जब आरंभ शानदार बन जाए तो रचना में प्रवाह भी, गति भी अपने आप आगे बढ़ जाएगी और वह भी शानदार बनने लगेगी। सार्थक आरंभ का उद्देश्य है आगे के लिए पाठक को उत्सुक करना, पाठक को अधिक संवेदनशील बनाना कि वह आने वाले अंशों के प्रति भी सजग हो जाए, पढ़ने के लिए बेचैन हो जाए, लालायित हो जाए, जिज्ञासा और कौतूहल उसकी बढ़ जाए। चूंकि रचना अपने आप में ही एक कला है और एक कलात्मक प्रक्रिया है, तो बहुत सारे ज्ञात अनुभवों में से रचनाकार चुनकर, खोज कर उसी विशेष अनुभव को रचना में लाता है, उसी विशेष घटना को, उसी विशेष स्मृति को अपने अनुभव में लाता है। रचनात्मक लेखन में पहला वाक्य हो, पहला पैराग्राफ हो या पहला शब्द हो, ये चित्रमयी हो, ये बड़ा पारदर्शी, विजुअल और बहुत जिसे कहते हैं कि दिखता सा, शब्द दिखते हुए हों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरंभ जादुई असर पैदा करता है, वह सीधे सीधे आपको पकड़ लेता है, आपको बांध लेता है। फिर कहीं इधर उधर आपका मन बेचैन नहीं होता, इधर उधर आप भटकते नहीं हैं। और पाठक और श्रोता एक बार बंध जाए तो रचना में गति पकड़ती है। अब आरंभ कैसा हो, ये लेखक की अपनी प्रतिभा पर है कि आरंभ कैसा हो, उसके स्वविवेक पर है, उसके अनुभूत सत्य पर है, उसकी सांस्कृतिक अनुभवों पर है, उसके जीवन ज्ञान पर है कि क्या कुछ उसने बटोरा और संजोया है, ज्ञान, अनुभव। ये सब पर निर्भर है कि आरंभ कैसा हो, आरंभ अच्छा कैसे बने।
आरंभ लिखते समय हमें बहुत मितव्ययी होना चाहिए, बहुत कम खर्च करने वाला होना चाहिए। एक साथ बहुत सारी बातें कह देने का लोभ नहीं रखना चाहिए। हमें बहुत सतर्क होकर, बहुत सजग होकर और बहुत मितव्ययी होकर जब कह रही हूँ तो मतलब गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कहने की कुबत होनी चाहिए। आरंभ दोनों तरह के हो सकते हैं। आरंभ व्यवस्थित भी हो सकता है, आरंभ अव्यवस्थित भी हो सकता है, जिसे असंगत कहती हूं मैं। आरंभ व्यवस्थित कहाँ हो? वो निबंधों में हो, जिसे बांध कर, सोच कर, समझ कर बैठा गया कि निबंध लिखा जा रहा है। और असंगत कहाँ होगा, अव्यवस्थित कहाँ होगा? आरंभ असंगत और अव्यवस्थित होगा कविता और कहानी में, जिसे आप सोच समझ कर बैठकर नहीं लिखते हैं। देखिए, व्यवस्थित आरंभ जो है ये निबंधों में देखा जाता है। एक वैचारिक आरंभ विषय को दरअसल ठीक ठाक ढंग से परिभाषित करने जैसा है। आप जानते हैं, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, कि हिंदी के दो प्रमुख निबंधकार रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की शैली बिल्कुल अलग थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शैली बिल्कुल अलग थी। शुक्ल जी श्रद्धा भक्ति पर मनोवैज्ञानिक निबंध लिख रहे हैं, तो वो आरंभ बहुत सधा हुआ करते हैं, बहुत कसाव लिए हुए आरंभ करते हैं, बहुत व्यवस्थित आरंभ करते हैं। अब आप उदाहरण देखें, किसी मनुष्य में जनसाधारण से विशेष गुण या शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी भाव, आनंद पद्धति हृदय में स्थापित होती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यह निबंध जो है विश्लेषणात्मक है, विश्लेषण चल रहा है कि श्रद्धा किसे कहते हैं। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पर्सनल टच है, उनका व्यक्तिगत स्पर्श है। अतः इस निबंध की मांग व्यवस्थित आरंभ की थी। इससे बिल्कुल भिन्न आप देखें आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की निबंध शैली, तो वे अपने निबंध देवदारू में, जो कि ललित निबंध है, वहां लिखते हैं, माने उनकी शैली वहां मुक्त है, बड़ी लचीली है और आरंभ व्यवस्थित नहीं है, बल्कि आरंभ संभावनापूर्ण है। उसमें और एड ऑन किया जा सकता है और जोड़ा जा सकता है। बहुत लचीला फॉर्मेट है। उदाहरण देखें, पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख लिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना। सीधे ऊपर की ओर उठाता हुआ, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम द्युलोक को भेद करने की लालसा से। आप देख रहे हैं, पहला ही वाक्य प्रश्न है, पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख लिया था। यहाँ व्यवस्थित आरंभ की भी प्रकृति भिन्न है। इसमें मुक्ति है, इसमें लचीलापन है। संकेत है कि सब कुछ व्यवस्था में बंद कर ही नहीं किया जा सकता, सब कुछ व्यवस्था में बंद कर ही नहीं कहा जा सकता। मुक्ति के कल्पना विलास के अवसर होने चाहिए, यानी कि संभावना पूर्ण हो, मुक्त हो, लचीला हो आरंभ। ये ललित निबंधों की पहचान है। अब आप असंगत आरंभ के कुछ उदाहरण देखें। ये जैसे कविता है, कहानी है, ऐसी विधाओं में आरंभ कुछ कुछ ऐसा ही होता है, असंगत, अव्यवस्थित, कि बस आप आगे के लिए उत्सुक हों, आप आगे के लिए कल्पनाशील हों, या उस खाली अंतराल को या अपने अनुमान को और अपनी सूझबूझ को आगे उसमें भर सकें। तो उत्सुकता प्रधान आरंभ हो, उसे देखें। कहानी है आकाशदीप प्रसाद की। बंदी, बंदी क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो, अभी नहीं, निद्रा खुलने पर चुप रहो, फिर अवसर ना मिलेगा। अब ये आप कविता देखें, श्रीकांत वर्मा जी की कविता है गरुड़। इसका अव्यवस्थित आरंभ, असंगत आरंभ देखें। जिसे आना चाहिए था आया, पतझड़ दोस्तों को देखा निरीह होते हुए। जिसे नहीं आना चाहिए था आया, बैसाख दोस्तों को देखा पहाड़ ढोते हुए। जिसे आना चाहिए था नहीं आई, वर्षा दोस्तों को देखा रोते हुए। तो यहाँ कविता में दो दो उक्तियों के साथ जो पैटर्न बन रहा है, उसमें कोई सीधा साधा संबंध नहीं है। कविता के आरंभ यानी संवेदना मिश्रित जो विधा है, इसका आरंभ कई बार कविता की प्रकृति या कविता के स्वरूप के लिए निर्णायक सिद्ध करता है। कहा जाता है ना कि मूड नहीं बना अभी, यानी कविता अर्थात कविता का उपयुक्त क्षण, वो जो काव्यात्मक क्षण कविता का था, वो अभी तक नहीं आया है, इसलिए मूड नहीं बना। आप उदाहरण देखें, नागार्जुन की कविता है चंदू मैंने सपना देखा। चंदू मैंने सपना देखा, उछल रहे थे तुम ज्यों हिरनौटा।
चंदू मैंने सपना देखा। चंदू मैंने सपना देखा, अमुआ से हूँ पटना लौटा। चंदू मैंने सपना देखा, तुम्हें खोजते बद्री बाबू। चंदू मैंने सपना देखा, खेल कूद में हो बेकाबू। पूरी कविता में आप गति, प्रेरणा और स्फूर्ति पाते हैं। यहाँ सपना वस्तुतः सपना ही नहीं है, यथार्थ के अनेक रूपों से परिचित कराने वाला है। पर कहने का ढंग, आरंभ का ढंग इतना प्रभावपूर्ण है कि उसी लय में कविता का अर्थ भी खुलता है। कहानी का आरंभ देखें, यह अत्यधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी अत्यधिक लोकप्रिय विधा है। कहने कहानी की शैली, कहन शैली में कहानी कही जाती है। कहने की ही विधा है, बल्कि इसमें आप बीती ही नहीं होती, इसमें समाज की गतिविधियां होती हैं और समाज की गतिविधियों का कोई मार्मिक चित्र संजोया हुआ होता है कहानी में। कहानी कई तरह की हो सकती हैं, वर्णनात्मक होती हैं, कहानी चरित्र प्रधान होती हैं, कहानी संवेदनात्मक हो सकती हैं। माने अंतः और बाह्य का संघर्ष इस कहानी में विषय के रूप में दिखाया जा सकता है। विषय के रूप में कहानी में वर्णन होगा, या कहानी में कोई चरित्र प्रधान होगा, या कहानी संवेदनात्मक होगी, यानी अंतः और बाह्य को का संघर्ष दिखाती हुई होगी। कहानी कई शैलियों में लिखी जा सकती है। जैसे शिल्प की बात करूं अगर मैं, तो कहानी पत्र शैली में लिखी जाएगी, कहानी डायरी शैली में लिखी जाएगी, और कहानी अपनी कहन शैली में कही जाएगी, है ना। पर कहानी का आरंभ पूरी तरह से लेखक की प्रकृति पर निर्भर है। प्रकृति मतलब स्वभाव, लेखक का स्वभाव, लेखक का अंदाजे बयां, लेखक का जुनून और उसका जज्बा। अब उदाहरण देखें, अज्ञे की कहानी शरणदाता है। यह कभी भी हो ही नहीं सकता। देवकी नंदन लाल जी, रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता। ये 2 बार एक ही वाक्य दोहराने में जो तनाव है, जो चिंता है, जो व्यथा है, जो डर है, वह सब कुछ यहां झलक रहा है ना। शुरुआत भी होती है, कभी हो ही नहीं सकता, देवकी नंदन लाल जी। तो आप, और उसी से अंत होता है, उसी वाक्य से अंत होता है। तो वस्तुतः इससे कहानी के पाठकों की उत्सुकता बढ़ जाती है। और यही अंतर्वस्तु की, कहानी के अंतर्वस्तु की मांग भी यही है। नाटक का आरंभ देखें। नाटक दरअसल मंचन के लिए होता है, मंच के लिए किया जाता है। रंगमंच पर रंग जमाने के लिए नाटक किया जाता है। और रंगमंच पर रंग क्या जमाता है? संवाद जमाते हैं। संवाद सबसे जरूरी हिस्सा है। अब अगर नाटक संवाद प्रधान विधा है तो उसमें उत्सुकता होगी, उसमें कौतूहल होगा, तनाव होगा, द्वंद्व भी होगा। और यह सब उत्सुकता, कौतूहल, तनाव, द्वंद्व, यह सब नाटक का जरूरी हिस्सा है। नाटक के आरंभ की विशिष्टता के लिए ये सभी उदाहरण आप देखें। लक्ष्मी नारायण लाल जी का कर्फ्यू है। कर्फ्यू का आरंभ मैं करती हूँ। गौतम बोलता है, हेलो 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 गौतम, हाँ फैक्ट्री बंद कर दीजिए। और क्या? बिल्कुल, किसे मालूम था आज फिर अचानक इस तरह? हाँ, कोई बात हो तो मुझे फोन कीजिए। मनीषा उसकी ओर देखती रहती है, फूल खाती है, मौन। यहाँ एक तो टेलीफोन पर बातचीत हो रही है, जैसे अचानक कुछ हो गया हो, कोई दुर्घटना या कोई घटना घट गई हो, है ना, कोई हादसा हो गया हो। यहाँ यह संकेत है। नाटक का आरंभ लिखते हुए दरअसल उसके कंटेंट, कथ्य पर और कथ्य की मूल संवेदना पर, उसके बीज जिसे कहते हैं मंशा, बीज जिसे कहते हैं नाटक का उद्देश्य, उसके बीज अभिप्राय पर और दर्शकों की उपस्थिति, कि वहाँ दर्शक, श्रोता, जो सभा सदन में लोग उपस्थित हैं, उन सब का ध्यान रखना चाहिए। यानी नाटक में 3 चीजें मैंने महत्वपूर्ण बताई। एक कंटेंट यानी कथ्य, एक मैंने बताया कि बीज अभिप्राय यानी नाटक की मंशा, और एक मैंने बताया दर्शकों की उपस्थिति, जहां पर बहुत सारे लोग आमने सामने मौजूद हैं, दर्शक उपस्थित हैं। तो समग्रतः सभी विधाओं में आरंभ में मूल संवेदना के निकट सार्थक आरंभ हो और उत्सुक बनाने में वह सक्षम हो, समर्थ हो, तब तो आरंभ अच्छा आरंभ कहा जाता है। अब अच्छे आरंभ के बाद रचना का आरंभ तो हो गया, अब रचना की पकड़ कैसे हो? तो रचना की पकड़ का अर्थ है कि वह पाठक को एकदम एकाग्र कर ले, अपने साथ साथ जोड़ ले, अपने साथ बांध ले। और यह सब तब संभव हो पाता है जब अच्छा आरंभ हो।
नाटक में संकेत का मतलब होता है सीधे सीधे ना कहकर उसके ढंग से अंदाज में कहना, हाँ या ना संकेत में कहना। कहानी में बहुत फैलाव की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि कहानी उपन्यास के कलेवर की तो होती नहीं, कहानी छोटे रूप आकार की विधा है, तो कहानी में बहुत फैलाव की गुंजाइश नहीं होती। रचना की पकड़ उसके आरंभ, उसके मध्य और उसकी समाप्ति की ओर होता है। जब एक बार आप रचना का आरंभ कर लेते हैं तो उसका विकास इतना कठिन नहीं रह जाता, उसकी गति, उसका प्रवाह इतना कठिन नहीं रह जाता। यदि आरंभ में ही रचना के सभी पक्षों पर आप गंभीरता से विचार कर लें तो हो गया, तो वो गति भी पकड़ लेगी रचना, और कहानी आगे गति पकड़ लेगी। रचना को आगे बढ़ाने में, चरित्र के विभिन्न पहलुओं को उभारने में, घटनाओं और परिस्थितियों को मोड़ देने में, और विचारों को, लेखक के, साहित्यकार, नाटककार, निबंधकार के विचारों को दिशा देने से ही ये रचना फिर प्रभावशाली और लोकप्रिय बन जाती है। तो रचना के विकास के लिए विषय का चुनाव कैसा किया गया, अंतर्वस्तु का विकास कैसे किया गया, उसके भीतर अर्थ की खोज कैसे की गई और सार्थक स्वरूप की तलाश कैसे हुई, रचना के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है। भाव से कोई भी भाव रूप फॉर्मेट में कैसे बदल जाए, यानी कोई भी आत्मा फॉर्मेट में कैसे बदल जाए, भाव रूप की यात्रा, भाव से रूप की यात्रा, जैसे शब्द से शिल्प की यात्रा। शब्द क्या है? भाव भर है, और शिल्प क्या है? फॉर्मेट है। शब्द आत्मा है, शिल्प फॉर्मेट है। तो भाव से रूपायन, रूप की यात्रा, और शब्द से शिल्प की यात्रा, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी रचनात्मक लेखन के लिए। आत्माभिव्यक्ति, अनुभव और अनुभव की परिपक्वता, इसमें कुछ चीज़ें, कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कुछ ज़रूरी सामग्री होती है। अनुभव की परिपक्वता के लिए बुद्धि का, विचार का, कल्पना का, उद्देश्य का, और आखिरी ही सही परिभाषा का बहुत महत्व होता है। आप देखें कि रचनाकार यदि भावाभिव्यक्ति के लिए लोक व्यवहार की भाषा अपनाए तो उसकी भाषा में एक सहजता होगी, है ना, वो एक पकड़ होगा, एक पहचान होगी, और लोग उस तक पहुंचेंगे, संप्रेषणीयता होगी अगर वह लोक व्यवहार की भाषा अपनाता है, फंक्शनल जिसे कहते हैं। तो बोलियों और स्थानीय रंगतों से भरी, स्थानीय रंगों से कहानी, उपन्यास या नाटक में भाषा अर्थपूर्ण बनती है, भाषा पारदर्शी बनती है, भाषा मुखर बनती है, भाषा दिखाई देती है, विजुअलाइज होती है। जीवन में प्राप्त अनुभवों को ही आत्मविस्तार की इच्छा से, अपनी अनुभूतियों और अपने अनुभवों को दूसरे में बांटने की इच्छा से रचनात्मकता की जाती है। मैंने फिर कहूंगी, इसे रिपीट करूंगी, जीवन में जो हमें प्राप्त अनुभव हैं, उन अनुभवों को आत्मविस्तार की इच्छा, खुद को पहुंचाने की, खुद के भाव, विचार, संदेश दूसरों तक पहुंचाने की इच्छा से, अपनी अनुभूतियों यानी भोगे हुए सत्य को, अपने अनुभवों, अपनी स्मृतियों को दूसरों में बांटने, दूसरों से साझा करने की इच्छा, ये रचनात्मकता होती है साथियों। और रचनात्मकता के लिए यह जन्मजात प्रतिभा बहुत ज़रूरी है। जो शेयरिंग नहीं होगा वो केयरिंग कैसे होगा? तो शेयर करना ही केयर करना है, साझा करना ही दरअसल दूसरों को समझना और संभालना है। तो इसे कैसे जगाया जाए, इसे प्रशिक्षित कैसे किया जाए, इस जन्मजात प्रतिभा को और जगाने की ज़रूरत है ना, यही तो रचनात्मकता है। तो इस जन्मजात प्रतिभा को कैसे जगाया जाए, इसे कैसे प्रशिक्षित किया जाए, यह दरअसल करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो करत करत अभ्यास ते, तो ये अभ्यास से संभव है, यानी जन्मजात प्रतिभा को जगाना, जन्मजात प्रतिभा को और अधिक प्रशिक्षित करना, उसे निखारना, उसे मांझना, ये अभ्यास से संभव है। अब यह अभ्यास कैसे चले? सृजन की अदम्य लालसा हो तभी अभ्यास होगा, आत्म की अभिव्यक्ति हो तभी अभ्यास होगा, आत्म का विस्तार हो तभी अभ्यास होगा। तो कोई भी रचनाकार अपनी रचनात्मकता के लिए, अपने सृजन की अदम्य लालसा को दूसरों से साझा करने के लिए, अपने आत्म की अभिव्यक्ति और दूसरों से अपने भाव, विचार, संदेश साझा करने के लिए, अपने आत्म का विस्तार दूसरों तक करने के लिए रचनात्मक होता है।
आज के लिए यहीं तक, बहुत शुक्रिया।